हेलो गाइस, तो दिस इज माय सेकंड वीडियो और ये वीडियो मैं लेके आया हूँ नाइक्विस्ट प्लॉट के ऊपर। तो 3-4 जूनियर्स मेरे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर कंट्रोल में बाकी सब तो बन जा रहा है, सिर्फ नाइक्विस्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो वो मुझसे स्ट्रैटेजी सेक्शंस या कुछ ट्रिक्स वगैरह मांग रहे थे। तो ऐसा कोई ट्रिक तो नहीं होता है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ट्रिक तो नहीं होगा। बट हाँ, ऐसा है कि नाइक्विस्ट में अगर आप गेट के क्वेश्चन देखेंगे तो सिर्फ 3 टाइप्स होते हैं जिसपे जनरली 80 to 90% क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन्हीं 3 टाइप्स को लेके। मैंने तीनों टाइप्स के स्टेप्स बता दिए हैं और एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक एक करके तीनों टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है कि हमें नाइक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ करना होता है। तो ये हमारे सेमेस्टर और गेट दोनों का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है और आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं होता है, 6-7 बेसिक स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं हम और हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट बन जाता है। तो सबसे पहले तो ये हम OLTF निकालेंगे, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा होगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, या हम निकाल लेंगे। उसके बाद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS में हम लोग s इक्वल टू जे ओमेगा पुट करते हैं और मैग्नीट्यूड और एंगल निकालते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स निकालते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करके एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप में हम लोग अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके थ्रू हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है या प्लॉट है वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंड आफ्टर दैट इस बेसिस पे हम लोग अपना पोलर प्लॉट बनाते हैं, फिर उसका इन्वर्स पोलर प्लॉट बनाते हैं, फिर हम लोग टाइप ऑफ द सिस्टम जो कि हमें GSHS से पता चलेगा उस बेसिस पे n पाई का क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट लेते हैं। फिर नोट में जो लिखा है उसको आप अभी के लिए इग्नोर करिए, जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को लेके आएंगे। अभी सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमने ये GSHS लिख रखा है। तो ये अब देखिए, आप लोग सबसे पहले ये OLTF GSHS का मतलब है OLTF दे रखा है क्वेश्चन में। अगर नहीं दे रखा है तो हम OLTF निकाल लेते हैं। OLTF निकालना आता ही होगा आप लोग को। तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं OLTF वाला, वो हमारा ऑलरेडी डन है। सेकंड स्टेप में बोल रखा है कि पुट s इक्वल टू जे ओमेगा। तो हमने क्या किया, अपना जहाँ जहाँ s था वहाँ वहाँ पे हमने जे ओमेगा पुट कर दिया है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल। तो मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने का जब देखिए ए प्लस जे बी जब होता है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर उस हिसाब से हम लोग करेंगे तो ये अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट 1 0.5 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 0.25 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर इसी तरह से हम अपने एंगल निकाल लेंगे। एक सेकेंड जी। हाँ, तो इसी तरह से हम अपने एंगल निकालेंगे। तो अगर एंगल को देखें तो एंगल के लिए क्या होता है, हम लोग क्वाड्रेंट वाइज हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपली tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाता है। सेकंड में हमारा होता है पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से, लेकिन ये यहाँ पे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट से आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग इसके लिए एंगल लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। और ये तो हमें पता ही है कि न्यूमरेटर के लिए हम लोग पॉजिटिव में लेके चलते हैं और डिनोमिनेटर के लिए जब ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाता है। तो इस तरह से हम अपना मैग्नीट्यूड और एंगल निकालेंगे। फिर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में हमें कहता है हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट निकालना है बाय पुटिंग ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमने अपना मैग्नीट्यूड और एंगल निकाला था इसमें एक बार ओमेगा इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे। तो हमें अपना स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये ओमेगा 0 करेंगे तो ऊपर बचेगा 1, ओमेगा 0 करेंगे तो अंडर रूट 0.25 और ओमेगा 0 करेंगे तो अंडर रूट 4। तो यानी कि यहाँ से हमारी जो वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड की वो हो जाती है के। एंड सिमिलरली अगर ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आप देखिए, अगर डायरेक्ट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी कर देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये हमारा मतलब ये इनवैलिड केस हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या करना होता है इस केस में, ओमेगा स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लेंगे तो ऊपर ओमेगा स्क्वायर और नीचे ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा। और तब जब हम लोग पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0, मैग्नीट्यूड की वैल्यू फिर हमारी 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग सिमिलरली एंगल में भी जाएंगे। एंगल का जो हमने निकाला था इसमें भी हम लोग ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे। तो हमें जो एंगल मिलेगा वो माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स हमें पता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा आया है
माइनस पाई से शुरू हो रहा है, यानी कि -180 डिग्री से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है -90 पे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक बार हम प्लॉट करके देखते हैं कि हमारा पूरा प्लॉट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो हमें पता है ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये होता है हमारा 180 डिग्री और ये होता है हमारा 360 डिग्री। अगर इसी को रिवर्स फॉर्म में देखें तो ये होता है हमारा 0 डिग्री या 360 डिग्री, ये होता है हमारा -270, ये होता है हमारा -180 और ये होता है हमारा -90। तो यानी कि कर्व जो है हमारा वो -90, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी -180 ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और -90 यानी कि ये कहीं इस एक्सिस पे हमारा है एंडिंग पॉइंट। यानी कि कर्व हमारा इस तरीके से बनेगा। लेकिन अब पॉसिबिलिटीज में और हो जाती हैं कि क्या पता कर्व ये हमारा ऐसे भी बन जाए। एक मिनट, सॉरी, क्या पता कर्व ये हमारा ऐसे भी बन जाए। और पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या पता कर्व ये हमारा ऐसे जिगजैग होते हुए ऐसे आके खत्म हो। तो यानी कि कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है। तो कर्व का एग्जैक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि कर्व हमारा कैसे बन रहा है? तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कर्व हमारा किन किन क्वाड्रेंट्स में ट्रैवल कर रहा है या किन किन क्वाड्रेंट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पूरा प्लॉट होता है स्टार्ट और एंड पॉइंट निकालने के बाद इसका हम लोग रेशनलाइज करते हैं, जो कि हमारा स्टेप 4 है। कह रहा है कि रेशनलाइज द OLTF। तो अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हमें पता होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस बार हमने अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। तब कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, इस साइड है a+jb, इस साइड है a-jb। तो जब a+jb और a-jb का मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमारा बनता है a² + b²। एंड सिमिलरली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ω² + 0.25 और यहाँ पे हो जाएगा ω² + 4। डिनोमिनेटर में क्या, सॉरी न्यूमरेटर में क्या होगा, ये टर्म्स हमारे मल्टीप्लाई होंगे। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके बाद जो ऊपर टर्म्स बनते हैं हमारे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रियल टर्म्स को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी वालों को अलग कर लेंगे। तो उस बेसिस पे हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये a+jb हो जा रहा है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो कर्व है या प्लॉट है वो किस किस क्वाड्रेंट में ट्रैवल कर रहा है। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो अगर इसको आप ध्यान से देखिए, अब ये बताइए अगर ओमेगा की कोई भी वैल्यू डालिए, कोई भी, तो ये न्यूमरेटर में क्या ω², तो चाहे नेगेटिव वैल्यू डालिए चाहे पॉजिटिव डालिए, ये हमेशा उसको पॉजिटिव कर देगा। यानी कि ω² हमेशा पॉजिटिव होना है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव वैल्यू से, यानी कि ये टर्म हमेशा नेगेटिव रहनी है और ये -1 इसको और नेगेटिव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल टर्म है ये हमेशा ही नेगेटिव हमारी रहनी है। तो नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा, ये हमें कंफर्म हो गया। अब हम जाते हैं अपनी इमेजिनरी वैल्यू पे। तो जब हम इमेजिनरी पे जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो जब हम इमेजिनरी पे जाते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में हो क्या रहा है कि ये आपका, इस इक्वेशन न्यूमरेटर को जब आप ध्यान से देखते हैं तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। ओमेगा ब्रैकेट में ω² - 0.5। तो यहाँ पे जब आप लोग ओमेगा से कोई भी ω² की वैल्यू 0.5 से छोटी रखेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। और अगर ω² की वैल्यू 0.5 से बड़ी रखेंगे, जैसे 0.7 रख रहे हैं, तो 0.2 आ रहा है यानी कि पॉजिटिव कर देगा। तो यानी कि 0.5 के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि ये हमारा जो कर्व है, ये जो अभी हमने देखा था, इसको देखते हैं ध्यान से फिर से, वो किधर जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये कहता है कि ω² की वैल्यू जब हमारी ग्रेटर देन 0.5 है, ये देखिए आप, कहता है कि जब ω² की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि जब ये हमारा ग्रेटर देन 0.5 है तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन फिर जब ये लेस देन 0.5 हो रहा है तो ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हो जा रहा है। तो इस हिसाब से हम अपने कर्व को बना सकते हैं। तो अगर हमने मान लेते हैं ये हमारा पूरा प्लॉट है, तो अब हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, इनवर्स पूरा प्लॉट। तो ये हो गया हमारा पूरा प्लॉट, ये हो गया हमारा इसका इनवर्स पूरा प्लॉट। ये हमारा हो गया स्टेप 5 एंड 6। स्टेप 5 एंड 6 में क्या बोला था कि हमें पोलर प्लॉट बनाना है, इनवर्स पोलर प्लॉट बनाना है। स्टेप 7 में कहता है मेक n पाई इनसर्कलमेंट वेयर n इक्वल्स टू टाइप ऑफ OLTF। अब n क्या था, टाइप ऑफ OLTF। ये आपको विजिबल है, हाँ विजिबल है। तो अब इसमें क्या बोला है
कि आपको वेयर n इज इक्वल टू टाइप ऑफ OLTF। तो अब n क्या था हमारे इसका 0, तो यानी कि इस बार हमें इंसर्कलमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हमें इंसर्कलमेंट नहीं करना है। तो स्टेबिलिटी बताने के लिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि दो चीज़ें आप इग्नोर करिए अभी के लिए। तो अब पहले उन दोनों पॉइंट्स को देख लेते हैं स्टेबिलिटी बताने के लिए। तो देखिए क्या कहता है, अगर प्लॉट जो है -1, 0 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंसर्किल कर रहा है तो n को नेगेटिव लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो n को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि ये -1, 0 है क्या। तो अब देखिए -1, 0 तीन जगह पॉसिबल हो सकता है कि इधर हो, दोनों सर्किल के बाहर, या हो सकता है इस बड़े वाले सर्किल में हो, या हो सकता है इस छोटे वाले सर्किल में हो। तो इस बेसिस पे देखिए तीन केसेस बन रहे हैं। पहला माइनस के ग्रेटर देन -1, दूसरा केस कि माइनस के लेस देन -1, और ये जो -1 है ये ग्रेटर देन -2k/3, और तीसरा केस कि -1 जो है वो -2k/3 से भी ग्रेटर है। तो अब देखिए ये हमारे तीन केसेस बन गए हैं। अब हमने शुरुआत में बात की थी कि पोल जो था पी की वैल्यू 1 थी। अब अगर पहला वाला केस देखते हैं हम, तो इस केस में क्या है हमारा, इसका जो इंसर्कलमेंट है वो है 0, तो यानी कि ये हो जाएगा n की वैल्यू 0, और यहाँ पे p की वैल्यू 1 थी तो यहाँ से z की वैल्यू 1 आ जाएगी, और z की वैल्यू नॉन जीरो, z की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो उसको हम अनस्टेबल कहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए z की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। अब दूसरा केस जब हमने ये वाला माना, तो इसमें क्या है, इसका अगर आप इंसर्कलमेंट देखेंगे तो ये एरो रफ हो गया, एक सेकेंड, ये इस तरह से था। तो अगर आप इसका एरो देखते हैं तो इसका कैसा रोटेशन है, ये देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, शुरुआत में हमने क्या बोला था, अगर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है तो n को हम लोग लगेंगे नेगेटिव, और कितना बार सर्किल हो रहा है, तो सिर्फ एक बार ये सर्किल हुआ है, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो इस बार देखिए हमने n को लिया -1, तो अब n हो गया -1, p है 1, तो यानी कि z की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये भी हो गया हमारा अनस्टेबल केस। अब तीसरा केस जो है कि जो -1 है वो ग्रेटर देन है इन दोनों से, तो ये वाला केस हम देखते हैं। तो इस केस में क्या है, अगर इसका आप देखेंगे इंसर्कलमेंट, तो ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना है, सिर्फ एक रोटेशन है, तो यानी कि इस बार n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो जब n की वैल्यू 1 हो गई, p की वैल्यू 1 हो गई, तो यानी कि z की वैल्यू हो गई 0। तो ये हो जाता है हमारा स्टेबिलिटी का केस। तो इस तरीके से हम जो है अपना नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करते हैं और स्टेबिलिटी बताते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 सिस्टम। तो इस मतलब टाइप 1 जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, जहाँ पे आपको या तो नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने को बोलेगा, या उसके बेसिस पे आपसे स्टेबिलिटी पूछ लेगा। अब इसके बाद हम टाइप 2 देखेंगे। तो टाइप 2 के लिए हमने क्या किया है, एक पीवाईक्यू उठाया है जिससे आपको बेहतर तरीके से समझा सके। तो टाइप 2 में क्या होता है, 3-4 आपके सामने ऑप्शन होंगे और आपसे बोलेगा कि आप इसकी स्टेबिलिटी बताइए। तो एक सेकेंड। तो सपोज करिए ये हम अपना एक, हमें क्वेश्चन में दे रखा है नाइक्विस्ट प्लॉट, ऐसे कुछ ऐसे। अब देखिए अगर बोलता है कि -1 कॉमा इधर है, सबसे पहले सपोज करते हैं हम कि -1 कॉमा इधर है, और एक बार बोलता है इधर है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है -1, 0 की। तो आपको क्या करना है, आप अपने आप को यहाँ पे खड़ा मान लीजिए, और ये किस डायरेक्शन में आप खड़े होंगे, जिस डायरेक्शन में एरो है। अगर एरो ऐसे है तो आप कैसे खड़े होंगे, यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो -1, 0 है वो आपके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में है तो वो स्टेबल केस होगा, और वो राइट साइड में है तो वो अनस्टेबल का केस होगा। अब ऐसा कैसे मैं कह सकता हूँ, तो ऐसे देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पोल के कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम लोग मान के चलते हैं जो नंबर ऑफ पोल हैं वो सिस्टम में 0 है, क्योंकि हमें पोल के बारे में कुछ दे नहीं रखा है तो खुद से अज्यूम कर लेंगे 0 है। तो अब अगर हम लोग इसका, हमें पता था अगर वो पोलर प्लॉट बना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका इन्वर्स बनाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, उसका एन पाई इंसर्कलमेंट करते थे। अब चूंकि टाइप भी नहीं बता रखा है तो हम मान लेते हैं 0 है। तो अगर देखिए यहाँ पे हमारा -1, 0 अगर यहाँ पे लाई कर रहा है, तो अब बताइए इसका इंसर्कलमेंट कितना होगा, 0 होगा। इसको तो कोई इंसर्कल कर नहीं रहा है, यानी कि n की वैल्यू 0, p की वैल्यू 0, तो यहाँ से जो z की वैल्यू होगी वो भी 0 हो जाएगी। तो कैसा हो गया, स्टेबल। लेकिन अगर सपोज करिए ये यहाँ पे होता, तो अब n की वैल्यू कितनी होगी, 1, और p की वैल्यू 0,
तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1, तो अनस्टेबल केस। तो इस वजह से हम लोग क्या सिंपली शॉर्टकट बना सकते हैं कि एरो की डायरेक्शन में खड़े हो जाइए और देखिए आपके लेफ्ट साइड में -1, 0 है क्या, अगर है तो वो स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ तभी वैलिड है जब नंबर ऑफ पोल या तो ना दिए हों या 0 बोल रखे हों। अगर बाई चांस नंबर ऑफ पोल 1 बोल देता है कि हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स जो है राइट साइड में वो 1 है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अब आपका इंसर्कलमेंट 1 होना चाहिए, तभी तो जेड 0 होगा, तो उस केस में ये वाला स्टेबल केस हो जाएगा। लेकिन जनरली अगर नंबर ऑफ पोल नहीं दे रखे हैं और सिंपली पूछा है इनमें से कौन सा स्टेबल कर्व होगा, तो आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड में लाई करना चाहिए। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो आप यहाँ पे खड़े हो गए, ये यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में -1 लाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा स्टेबल केस। अब इसमें केस में देखिए, अब ये इस साइड को आ रहे हो, तो अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब जब यहाँ पे खड़े हैं तो उल्टे साइड करेंगे, तो आपके लेफ्ट साइड में ही लाई कर रहा है, यानी कि ये यही तो हुआ हमारा लेफ्ट साइड, जब हम इधर इस साइड को फेस करेंगे, तो ये भी कैसा हो गया हमारा स्टेबल केस। अब लेकिन जब यहाँ पे आप खड़े हैं, तो इस केस में देखिए आपका -1 लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो ये हमारा हो गया राइट साइड, यानी कि ये हो गया हमारा कैसा अनस्टेबल केस। फिर फोर्थ केस में यहाँ पे भी देखिए आपके राइट साइड में ही है, तो ये भी कैसा हो गया अनस्टेबल केस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और 2 ही जो है सिर्फ हमारे स्टेबल हैं। ठीक है, बात जो आखिरी कैटेगरी होती है वो टाइप 3 की होती है, जिसमें हमें पूछता है कि हमें जो है इंसर्कलमेंट निकालना है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है और कितने हैं। तो इस केस में क्या होता है, कुछ आपका ऐसे ट्रांसफर फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका निकालिए। तो इसमें भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हमें निकालना होता है, सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन का या तो क्वेश्चन में डायरेक्शन बता देता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, खुद से मान लेते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है। और फिर तीसरा स्टेप होता है कि जो हमारा जीएसएचएस है उसका हम लोग खुद से एक रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं। अब अगर जो जीएसएचएस है और काउंटर है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है n इक्वल्स टू जेड माइनस पी। और अगर दोनों अपोजिट हैं, इस सॉरी ये यहाँ पे अपोजिट होगा, और अगर दोनों अपोजिट हैं तो फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है पी माइनस जेड। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये जीएसएचएस हमने अज्यूम कर लिया, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और बोलता है हमें -3, 0 का इंसर्कलमेंट निकालना है और ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एस प्लेन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो 3 - 4 GSHS का पूछा है, -3, 0 कितनी बार इंसर्कलमेंट कर रहा है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट करा देंगे। जब -3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 - 4 के S+1/S-1। तो यहाँ से जो हमारा पूरा बनेगा इक्वेशन, हम लोग इसको क्या करते हैं पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो इस तरीके से कुछ हमारा आखिरी में बनता है। मतलब जब आप ये प्रॉपर न्यूमरेटर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी। अब ये जो बनता है इस पे हम लोग लगाते हैं राउस क्राइटेरिया। क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए अभी आपने बोला कि आपको एन निकालने के लिए जेड और पी पता होना चाहिए, तो आपको पी तो डायरेक्ट दिख जाता है ओएलटीएफ के, लेकिन जेड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सीएलटीएफ बनाना पड़ता है। फिर उस पे अब हम लगाएंगे राउस क्राइटेरिया। राउस क्राइटेरिया हमें यही बताता ना कितने पोल से कितने जीरोज हमारे राइट साइड में जा रहे हैं। तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, राउस क्राइटेरिया लगाएंगे। तो अब देखिए S1 के साथ क्या हो रहा है 6 - 4 के, और S0 के साथ है -6 + 4 के, तो हमने सिंपली रख दिया यहाँ पे। तो अब देखिए अगर आप k की वैल्यू लेस देन 1.5 रख रहे हैं, तो ये जो है तुम आपका एक बार साइन चेंज हो रहा है, यानी कि एक बार साइन साइन चेंज होने का मतलब होता है z इक्वल टू 0। और अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। रख के देख लीजिएगा, तो जब कोई साइन चेंज नहीं है तो इसका मतलब हो जाता है z की वैल्यू 0। तो यानी कि यहाँ पे भी हमारे दो केसेस बन गए। अच्छा, स्टेप 3 में क्या था कि हमें अब अज्यूम करना है जीएसएचएस की डायरेक्शन। तो हम मान लेते हैं जीएसएचएस का है, हमने जब जैसे एस प्लेन को लिया था क्लॉकवाइज में, तो हम जीएसएचएस को अपना ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब हमारा जीएसएचएस हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एन इक्वल्स टू पी माइनस जेड। क्योंकि मैंने अभी बोला था ना जब अपोजिट होगा, ये बाय मिस्टेक सेम लिख गया लेकिन इसको अपोजिट कर देना। तो जब अपोजिट होता है तो एन इक्वल्स टू पी माइनस जेड फॉर्मूला लगता है। तो अब देखिए k की वैल्यू अगर लेस देन 1.5 है तो z है 1, और p तो हमेशा से ही 1 था, तो 1 - 1 ये हो जाता है 0, यानी कि कोई इंसर्कलमेंट नहीं है। लेकिन अगर z की वैल्यू हमारी सॉरी k की वैल्यू लेस देन 1.5 है तो z हमारा हो जा रहा था 1, यानी कि इस केस में हमारा p 1 है और z 0 है, तो यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 1। और हमने डायरेक्शन क्या ली थी, हमने डायरेक्शन ली थी एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि जो इंसर्कलमेंट होगा वो हमारा एक हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो जो पॉसिबल टाइप्स थे मैंने तीनों आप लोगों को बता दिए हैं, और अब आप लोगों का ये काम है कि इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, खासकर टाइप 1 और टाइप 3 के क्वेश्चंस, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो टाइप 1 या टाइप 3 से ही बनते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग PYQ लगा रहे होंगे। तो इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपके PYQ बनने लग जाएंगे, और अगर बन जाए तो थम्स अप दीजिएगा। और मैं कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ डिस्कशन करना तो वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।